पर काले कपड़े पहन के आप दौड़ लगा रहे हो, क्या संदेश है और क्या मांग है प्रमुख आपकी? देखिए, पिछले 4 साल से मैं राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के बेरोजगार किसान मजदूरों की आवाज उठाता आ रहा हूं। मैंने पहले दिन से कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश में 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पर राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक को भी नौकरी पे नहीं लिया जा रहा है। उन स्टेट ने अलग अलग ने अपने वहां के स्थानीय बेरोजगारों की सेफ्टी के लिए अलग अलग कानून बना दिए, जैसे कि बिहार का मूल निवासी हो वही अप्लाई कर सकता है सरकारी भर्ती के लिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तो वही अप्लाई करे, हरियाणा का मूल निवासी हो तो वो अप्लाई करे। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट दोनों में रिजर्वेशन कर दिया है वहां के स्थानीय बच्चों के लिए। तो मैंने ये मांग की कि या तो केंद्र सरकार कानून बनाए ऐसा जिससे कि वो उनके बनाए गए कानून स्टेट के निष्प्रभावी हों और हमारे राजस्थान के बच्चे भी वहां नौकरी लग सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान का बेरोजगार कोई अनाथ नहीं है कि कोई भी आएगा उसकी नौकरियों पर डाका डाल लेगा। यहाँ 63% तक अदर स्टेट के लोग नौकरी चाह रहे गवर्नमेंट की और हमारा यहाँ का बेरोजगार युवा ताकता रह जाता है। तो हमने कहा राजस्थान सरकार भी कानून बनाए कि राजस्थान की सरकारी भर्तियों में 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय निवासियों का ही आरक्षण होगा, उनकी नौकरी लगेगी। और प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय जवानों को कम से कम 75% की नौकरियां दी जाएंगी उनको। इसके साथ ही कोई भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की बने, 4 साल तक कोई एक भी भर्ती नहीं निकालती है। चुनावी वर्ष आता है तब भर्तियां निकालते हैं और फिर वो भर्तियां फंस जाती है, या तो एग्जाम ही नहीं होता है, आगे से आगे खिसकती रहती है। एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो जाता है या कोई विसंगति छोड़ देते, भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। पेपर इतना टफ देते हैं कि कांस्टेबल की भी एग्जाम देने गांव का बच्चा जाए तो आईएएस के जैसा उसको पेपर थमा देते हैं। तो गांव का बच्चा कैसे उसको सोल्व करेगा कांस्टेबल के लिए? अरे कांस्टेबल बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। उसको लो जैसे मेरे रानीवाड़ा के लोग इतनी जवान इतनी दूर दौड़ के आए तो ये फिट है, ये है फोर्स में जाने के लायक। लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतना टफ पेपर वही सोल्व कर पाता है जो पेपर को चुरा लाता है, पेपर लीक कर लाता है, उन्हीं की नौकरी लग जाती है, पढ़ने वाला रह जाता है। इसलिए मैंने सरकार से भी कहा कि भाई ये पेपर लीक की घटना भी है, इनमें ये जो मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ इनको आप जेल के अंदर डालो। आप ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ के खाने पूर्ति नहीं करो। मैंने राजस्थान की विधानसभा में पूछा, प्रश्न लगाया कि ये जो राम गोपाल जयपुर से जो पर्चा आउट हुआ था, स्ट्रांग रूम की चाबी थी जिसके पास, मैंने कहा इसकी ड्यूटी किसने लगाई? तो उन्होंने वहां पर बताया गया कोर्ट के अंदर कि साहब इसकी ड्यूटी जयपुर कलेक्टर ने लगाई और एसपी की जिम्मेदारी थी इनकी ड्यूटी लगाने की। तो मैंने पूछा कि भाई फिर कलेक्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरे जो राम गोपाल मीणा है वो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट उसका खुद का कॉलेज है, उसी के कॉलेज में रीट की एग्जाम हो रही है, उसी के कॉलेज में सारे एग्जाम के सेंटर है और वही पेपर जार रखे हुए, उसकी चाबी है स्ट्रांग रूम की। उसकी ड्यूटी क्या सोच के लगाई? क्या सरकारी कर्मचारी नहीं थे? क्या सरकारी अधिकारी नहीं थे जिनकी ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट जगह लगाई जा सकती थी? लेकिन आपने वहां लगाई और कैमरे वहां के बंद कर दिए गए। तो फिर मैंने कहा जिसने ड्यूटी लगाई उस कलेक्टर को पकड़ते, और या कलेक्टर को नहीं पकड़ा तो इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि कलेक्टर के ऊपर भी कोई उसका आका होगा जिसने राम गोपाल की वहां पे ड्यूटी लगाई होगी और जिसने पेपर चोरी करे होंगे। इसलिए यही मैंने सरकार से मांग की। मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक 10 महीने पहले जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ा इसी पेपर लीक के खिलाफ। 5 लाख भर्तियां निकाले सरकार इसी मांग को लेके, स्थानीय जवानों के लिए 100% का आरक्षण 90 से 100% का करे इन्हीं मांगों के लिए, किसान के खेत तक पानी पहुंचाए, किसान को फ्री बिजली दे सरकार इन्हीं मांगों के लिए। मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी मांगे मानूंगा, मैं ये कानून बनाऊंगा और बेरोजगार राजस्थान के इनके साथ न्याय करूंगा। लेकिन अभी विधानसभा में फिर पूछा तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे। फिर मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा और मेरे पास क्या बच जाता? जब राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने विधायक को जबान दे के मुकर जाए तो फिर मेरे पास क्या बच जाता है? हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने तय किया कि मैं मेरे खून का पानी करूंगा, तपती धूप में पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में दौड़ूंगा और झकझोरूंगा इस सरकार की आत्मा को कि ये बेरोजगारों के साथ न्याय करे।
मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन उनकी भी अंतरात्मा पुकारेगी कि बहरोड का विधायक है, ये अकेला नहीं बोल रहा है, ये मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, ये राजस्थान के किसान मजदूर बेरोजगार की जबान है, इसलिए उन सबकी मांग है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, यही मुझे पूरा विश्वास है। सर, आपने उसके साथ में मजदूर और किसान भी जोड़ा है, उनके लिए क्या कुछ खास मांग है? देखिए, मजदूर है, नरेगा में मजदूरी क्या मिलती है? नरेगा में बोलने को बोलते हैं लेकिन मजदूरी किसी को तो हमारे इधर तो 100 ही देते हैं, किसी को 125 देते हैं, किसी को 150 देते हैं, होती ही नहीं है, उसमें कितना गुजारा करेगा। इसलिए मजदूरी, जो मजदूर है उसको पूरी उसकी मजदूरी मिले। किसान के लिए मैंने कहा, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि पश्चिमी राजस्थान में समंदर का पानी नहर से ले आएंगे, नर्मदा को इंदिरा गांधी कैनाल से जोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ना तो इंदिरा गांधी कैनाल नर्मदा से जुड़ी है, ना ही समुद्र का पानी इधर आया है। चंबल का पानी व्यर्थ बह जाता है, समुद्र में चला जाता है। हमने कहा रे भाई ERCP बढ़ाई, पिछली सरकार ने बजट दिया, फिर इस सरकार ने 4000 करोड़ पिछली बार दिया, फिर इस बार बजट दिया, लेकिन एक फावड़ा भी उस नहर के लिए नहीं चला है 10 साल में। हमने कहा ये कैसा मजाक है राजस्थान के किसान के साथ। बाजरा मेरा राजस्थान 45% पैदा करता है, पूरे हिंदुस्तान में जितना बाजरा होता है उसका 45% अकेला मेरा राजस्थान पैदा करता है। और MSP कितनी है बाजरे की? 2400 रुपया। और बाजरा राजस्थान में क्या रेट बेचने को मजबूर है किसान? 1200 रुपए, 1250, 1300। और बगल के स्टेट में खरीदा जाता है हरियाणा में 2400 रुपया, यानी डबल रेट पे खरीदा जा रहा है। लेकिन यह सरकार नहीं खरीद रही है, उसको मिनिमम प्राइस के ऊपर भी, किसानों की कोई भी फसलें आए उनको मिनिमम प्राइस पे सरकार नहीं खरीदती है। हमने कहा ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है, ये मिनिमम प्राइस बोल रहे हैं हम, मिनिमम, उस पे भी नहीं खरीदती है सरकार। तो अब इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है किसान के लिए? 67 के अंदर 70 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था 70 के अंदर। और 70 के अंदर जो ये ईंट आती थी, ये जो अपनी आती, ये 1 क्विंटल गेहूं दे करके 2500 ईंट लिया था 2500। अब आज कितना आ रहा है महंगाई? आज महंगाई क्या है? आज कितना ला सकता है 1 क्विंटल के अंदर? डीजल है, जो डीजल 1 क्विंटल के अंदर डीजल 19 पैसे के समथिंग था डीजल, तो डीजल 200 लीटर लिया था 1 क्विंटल गेहूं दे के किसान। आज 1 क्विंटल गेहूं में कितना डीजल ला सकता है किसान? तो मतलब सब चीज में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन किसान का गला दबा देंगी सरकारें कि आपको कुछ नहीं देंगे, ना आपकी फसल का मिनिमम रेट देंगे, ना पानी देंगे। अब अडानी है, अडानी को 1.5 लाख बीघा जमीन कोड़ियों के भाव दे रही है सरकार, 38,000 पहले दे चुकी है सरकार। मैंने विधानसभा में पूछा सरकार से कि अडानी को आपने जो जमीनें दे रहे हो, रिलायंस को दे रहे हो, ये बताओ इससे मेरे राजस्थान को क्या फायदा होगा? क्या राजस्थान के जवानों को नौकरी लगाएंगे? क्या ऐसा कोई उनसे कमिटमेंट नहीं है? हमने कहा क्या राजस्थान के किसान को बिजली सस्ती देंगे? क्या ऐसा भी कोई कमिटमेंट नहीं है? क्या राजस्थान को कोई रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा? क्या ऐसा भी कुछ भी नहीं है? तो फिर तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या? इनको लुटाए जा रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तान में जमीन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के पास बची है। लैंड बैंक है जो मेरे राजस्थान के पास जो एसेट है हमारी, अब उस एसेट को भी लुटाने में लग रहे हैं। बिजली अप्रैल से पहले जो 2 रुपए यूनिट, 2.25 रुपए यूनिट खरीदती थी सरकार कमी पड़ने पर, वो बिजली को 18 रुपए यूनिट तक अडानी से खरीदा जा रहा है। इससे ज्यादा क्या लूट होगी राजस्थान की जनता के साथ में? इन्हीं सब मुद्दों को लेके मैंने दौड़ लगाई है भाई। अब इसके अलावा क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, फिर इतना भी करके बाद में सरकार को अगर नहीं एहसास होता अपनी गलती का, तो फिर इसके अलावा तो फिर आत्मदाह करना ही बचता है, और तो कुछ बचता नहीं है। कि मेरे को रानीवाड़ा से कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं आज मेरे जीवन में पहली बार रानीवाड़ा की धरती पर मैंने पैर रखा और इतनी संख्या में ये युवा साथी आए और इतने जोश के साथ दौड़े, इसका मतलब तो ये परेशानी है, मतलब क्या परेशानी? और ये तो राजस्थान की जनता के पास भी रिपोर्ट जाती है, CID से जाती है, इंटेलिजेंस से जाती है। उनको सोचना चाहिए, चोड़ाधारी नेता जाते तो बुलाने से जनता नहीं आती। और यहाँ एक MLA पहली बार आया है, वो बलजीत यादव के लिए नहीं आए, वो अपनी मांगों के लिए आए। इसीलिए मैं बार बार जनता को कहता हूँ, ये मेरा मुख जरूर है, लेकिन ये जो मांग है, ये जबान है, ये राजस्थान की 36 बिरादरी की पीड़ित जनता की जबान है। इसलिए आप इसको गंभीरता से ले, वरना जो जनता सत्ता में बिठाती है वो जनता सत्ता से उखाड़ के भी फेंक देती है। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट में युवाओं का पूरा फोकस रखा गया है, युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया और इसमें 1 लाख नौकरी भी दी है। युवाओं का फोकस ये रखा गया, फोकस युवाओं पे, कि पहली बार हुआ कि बजट में एक भी भर्ती का अनाउंस नहीं हुई, सिंगल भी।
जब मैंने दौड़ लगाई और ये जवान निकल के आने लगे, सीआईडी की रिपोर्ट इंटेलिजेंस की जाने लगी, पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में कि रिप्लाई में मुख्यमंत्री बोले कि 1 लाख भर्ती दूंगा। तो पहले क्यों नहीं थी? पहले क्यों नहीं बोले मेन बजट में? अब रिप्लाई में जब ये जवान निकले जब बोले तब 1 लाख दूंगा। और 1 लाख नहीं, मुख्यमंत्री जी 5 लाख भी देंगे। अभी देखे जाओ, अभी तो शुरुआत की है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपका पाड़ा चोराधारी नेताओं से पड़ा होगा, किसान के बच्चों से पहली बार पाड़ा पड़ा है। अब दिखा देंगे आप। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। कि भाई ये हर विभाग में आपने ट्रांसफर खोले हैं, सब विभाग में कर रहे हैं, केवल और केवल एकमात्र थर्ड ग्रेड टीचर है, उन पर से बैन नहीं खोल रहे। पूरे 4 साल निकल गए। मैंने भाई ये थर्ड जो ग्रेड के टीचर हैं, ये कोई पाकिस्तानी है क्या? इन्होंने कोई पाप कर दिया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को अपने कोई भी लाभ लेने से वंचित किया जाए? ये सरासर उसके अधिकार का हनन है। उसको भी अधिकार है, अगर दूसरे साथी कर्मचारी को अधिकार है कि वो ट्रांसफर करवाने का, अपने घर जाने का, तो थर्ड ग्रेड टीचर को भी अधिकार है। मेरे हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। बैन खुले तो सबके लिए खुले, और नहीं खुलना था तो सबके लिए नहीं खोलते। अगर खोला है तो इनके लिए भी खोलो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो मैंने तो विधानसभा में भी कहा, अभी मेरी जो मांग है 14 सूत्री, इनमें थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर की मांग भी है कि जब टीचर तनाव में रहेगा, टीचर टेंशन में रहेगा कि माँ बाप बीमार पड़े, बेचारे के बच्चे वो जवान हो गए, शादी ब्याह करना है, किसी की पत्नी बीमार है, पर वो बेचारा 800 किलोमीटर दूर पड़ा है, कोई 700 किलोमीटर दूर पड़ा है, कोई 600 किलोमीटर दूर पड़ा है, फिर कितने साल? अरे भाई तय करे सरकार, 2 साल 3 साल, इसके बाद तो हम घर भेजेंगे आपको। लेकिन पढ़े हैं बेचारे, 10 साल पढ़े, 15 साल पढ़े, कितने पढ़े? अब बताओ 27 साल से। अरे राम जी का वनवास भी 14 साल में कट गया था। कितना वनवास कटवाएगी सरकार इनसे? ये मेरी मांग है कि सरकार इनको जल्दी से जल्दी थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर खोले और इनको राहत दे, नई भर्तियां करे, उन भर्तियां करे, उनको इनकी जगह अपॉइंट कर दे और इनको वहां पे ट्रांसफर कर दे। इसलिए सब राजी रहेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। तरह तरह की सूचनाएं मांगती है, डिप्रेशन में ला रखा टीचर्स को, तरह तरह की सूचनाएं मांगते हैं। पढ़ाई कम, सूचनाएं ज्यादा, उलझाए ज्यादा रखते हैं। इसलिए मैं इन बातों को गंभीरता से लेगी और सकारात्मक सोच के साथ निर्णय करें। अब दबाव में कर दी। मैंने कहा भर्ती कैलेंडर जारी करे कि फला भर्ती 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 4 महीने बाद रिजल्ट देंगे और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग देंगे। जब तो हम माने को थोड़ा मोड़ा मन साफ है, भर्ती कैलेंडर जारी नहीं करो, कह दिया अब दबाव पड़ा तो 1 लाख कर दिया, अगली कोई भी सरकार आपकी आए कि नहीं आए फंसती रहेगी, आगे करेंगे, होगा कुछ नहीं। 5 साल से रीट वाले भटक रहे हैं, हुआ है क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा भर्ती कैलेंडर जारी करने में सरकार को आपत्ति क्या है? सरकार आज ही डेट अनाउंस करे, फलानी भर्ती इस डेट को एग्जाम है, तो सब पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। ये मेरा दिल रोता है, ये बेचारे को सड़क पे दौड़ने के हैं क्या? इनको सड़क पे दौड़ाऊं क्या मैं इन बच्चों को? इनका काम है अपनी पढ़ाई करके जॉब लगने का, अपना कैरियर बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, लेकिन हम सड़क पे लड़ने के लिए बुलाऊं इनको? इसलिए मैंने ये तय किया कि भाई मैं अकेला ही दौड़ूंगा। लेकिन जो इतने आ जाते हैं, और वो भी इसलिए कि सरकार कहीं गलत फहमी में ना रहे कि केवल बलजीत यादव अकेला ही दौड़ रहा है, तो शायद जनता की मांग नहीं है, ये इसी मांग है ये।